क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा है 560 ग्राम में उपस्थित Fe परमाणुओं की संख्या होगी। Fe परमाणुओं की संख्या होगी। तो इसका सॉल्यूशन आपका हो जाएगा, आपको 560 ग्राम में निकालना है कितने मोल होंगे, पहले कितने मोल होंगे। तो आप जो है फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, तो चूँकि मोलों की संख्या बराबर क्या होती है, मोलों की संख्या बराबर द्रव्यमान बटे क्या हो जाएगा, Fe का परमाणु भार, Fe का परमाणु भार। तो कितना द्रव्यमान दिया है, 560 ग्राम दिया है। और Fe का कितना होता है, 56 ग्राम बाई मोल होता है, ग्राम बाई मोल होता है। तो 56 से 56 कटेगा तो कितना आएगा, 10 मोल आएगा। मोल ऊपर जाएगा तो कितना आएगा, 10 मोल आएगा। अब चूँकि पता है आपको एक मोल में कितना होता है, 6 × 0 2 3 10 टू द पावर 23 क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। तो इसलिए 10 मोल में कितना हो जाएगा, इसलिए 10 मोल में 6 × 2 3 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, 10 ऐड हो जाएगा, इसमें एक ऐड हो जाएगा तो कितना होगा, 24 परमाणु हो जाएगा किसके, आयरन के। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखिए L बराबर 3 है तो L बराबर 3 है तो किस उपकोष को यह प्रदर्शित करेगा। देखिए यहाँ L बराबर 3 है, क्वेश्चन आपका है L बराबर 3 है तो यह किस उपकोष को प्रदर्शित करेगा। तो आपसे क्वेश्चन कई तरीके से पूछ सकता है। फिर पूछा इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, ये पूछा। देखिए तो करते हैं इसको। देखिए L बराबर, L क्या दर्शाता है, ये उपकोष को दर्शाता है। तो कौन कौन से, देखिए आपका L बराबर जो है ये उपकोष को दिखाता है, दर्शाता है। L बराबर 0 होगा, L बराबर आपका 1 होगा, L बराबर आपका 2 होगा, L बराबर 3 होगा। तो इसमें कितने, ये किसको दर्शाएगा, S उपकोष को दर्शाएगा। किसको दिखाएगा, S उपकोष को। L का मान अगर 0 है तो सब जान जाइए कि क्या है, S उपकोष है। L बराबर 1 है तो P उपकोष को दर्शाएगा, ये D उपकोष को दर्शाएगा, D उपकोष को दर्शाएगा, ये आपका F उपकोष को दर्शाएगा। बात समझ गए होंगे। फिर पूछा अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो आपका S वाले में L बराबर 0 S उपकोष के लिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें आपका जो है 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें आपके जो है 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें आपके 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये पूछा किसमें है आपका L बराबर 3 के लिए। तो L बराबर 3 के लिए कौन सा उपकोष होगा, F उपकोष होगा। और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, उसमें 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। कक्षक की बात करें तो उसका आधा कर देना है, इसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या का आधा कर देना है। तो इसमें 1 कक्षक होगा, इसमें 3 कक्षक होंगे, इसमें 5 कक्षक होंगे, इसमें 7 कक्षक होंगे। तो ये हो जाएगा, ये आपका कक्षकों की संख्या। ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा। शॉर्टकट में लिख रहे हैं तो ये ऐसे आप भी कर सकते हैं, बहुत आसान है। इसमें से कोई भी पूछ सकता है, घुमा के पूछेगा कि L बराबर 2 के लिए, L बराबर 2 में कितने कक्षक होंगे। तो L बराबर 2 में किसके लिए, D उपकोष के लिए है। D में कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। तो कक्षक कितने हो जाएंगे, 5। ऐसे आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, पाउली अपवर्जन नियम के अनुसार P उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी रह सकती है। क्वेश्चन नंबर 12 भी बिल्कुल सिमिलर इसी बेस पे। P उपकोष में, तो P उपकोष किस में आता है, देखिए P उपकोष L बराबर 1 के लिए आता है। कितने इलेक्ट्रॉन एकदम रह सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो इसका आंसर कितना होगा, 6 रह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा, 6 रह सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है वैनेडियम
z इक्वल टू 23 के लिए अंतिम इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम संख्या बताइए, संख्या ज्ञात कीजिए। चारों क्वांटम संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए v z इक्वल टू 23, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये 20 तक हो गया, ये 18 तक हो गया। और उसके बाद 4s2 ऐड करेंगे तो 4s2 बाहर आएगा। उसके पहले आपका 3d आएगा, तो 3d आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये है, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सा है, ये वाला है। अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सा है, 3d 3 है। इसका हमें क्या निकालना है, चारों क्वांटम संख्या निकालना है। तो इसको हम बाहर निकालेंगे, 3d ठीक बाहर निकाल लिया। पहला वाला हमको पता है n बताता है, n इक्वल टू 3 हो गया, पहला क्वांटम नंबर मेरा आ गया। दूसरा l कैसे निकालते हैं, ये d दिख रहा है, d के लिए वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। यह मैंने बताया भी पीछे वाले क्वेश्चन में। s होगा तो उसके लिए l की वैल्यू 0 होगा, अब p होगा तो l की वैल्यू 1 होगा, और d होगा तो l की वैल्यू 2 होगा, और फिर उसके बाद f होगा तो l की वैल्यू 3 होगा। ये यहाँ से देख सकते हैं, l की वैल्यू 2 होगा। अब उसके बाद m का मान निकालने के लिए जो है l पर डिपेंड करता है। तो इसका मान क्या होता है, -l से +l तक होता है, -l से +l तक होगा। तो इसके लिए एग्जैक्ट इस इलेक्ट्रॉन के लिए कौन सा होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन d3 है इसके लिए कौन सा यहाँ पर होगा, ये जो -2 -1 2 ये है 1 2 3 4 5 हैं, इसमें से कौन सा है। इसको देखने के लिए आपको पहले क्या बना, कक्षक बनाना पड़ेगा। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 डी है तो 5 कक्षक होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 है, 3 इलेक्ट्रॉन बढ़ दिया, 1 इलेक्ट्रॉन ये, 1 इलेक्ट्रॉन ये, 1 इलेक्ट्रॉन ये। हुंड के नियम के अकॉर्डिंग क्या कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया। ये जो कक्षक है इसके लिए -2 होगा, ये इसके लिए -1 होगा, इसके लिए 0 होगा, इसके लिए 1 होगा, 2 होगा। यही आपका क्या है, ml है। अब देखिए अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सा हमारा है, अंतिम इलेक्ट्रॉन हमारा ये वाला है। तो इसके लिए ml की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, तो ये 0 हो गया। ms की वैल्यू निकालनी है, तो अब बताइए ms का निकालना है तो आपका देखना है कि ये आपका जो है साइन आपका ऊपर है कि नीचे है। ऊपर होगा तो +½ होगा, नीचे होगा तो -½ होगा। तो ऊपर है तो +½ होगा। कौन सा, इसकी बात कर रहे हैं। तो ये आपके चारों क्वांटम संख्या हो गया। इसके लिए वेनेडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए ये आपके चारों क्वांटम संख्या हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बिल्कुल सिमिलर इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 4d1 के लिए चारों क्वांटम संख्या ज्ञात कीजिए। चारों क्वांटम संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। उसके बाद l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, d है तो क्या होगा, पता होना चाहिए कितना होता है, 2। ये हमने लिखा भी है। d हो तो l की वैल्यू 2, p हो तो l की वैल्यू 1, s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, s हो तो l की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ d है तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ml और ms की वैल्यू ऐसे नहीं पता होगी, इसके लिए आपको कक्षक बनाना पड़ेगा। तो कौन सा कक्षक है, कौन सा उपकोष है, d उपकोष है। तो d उपकोष के सारे कक्षक बना लिए। 1 2 3 4 5 कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 ही इलेक्ट्रॉन है। और हमको पता है ml की जो वैल्यू होगी l पे डिपेंड करती है। जो m की वैल्यू होती है किस पे डिपेंड करती है, l पे डिपेंड करती है। वो -l से +l तक होती है। 2 है तो क्या आएगा, -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। भर दीजिए, -2 -1 0 1 2। तो ये किसके सामने है, ये इसके सामने है -2, तो ये इसका क्या होगा, -2 होगा। ms क्या होगा, आपको देखना है कि जो इसकी दिशा है ऊपर है कि नीचे है। ऊपर है तो क्या होगा, +½ होगी। तो चारों क्वांटम संख्या किसके लिए हो गया, 4d1 के लिए हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया होगा तो फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आगे, Cu2+ और Ti2+ का क्या होगा। Cu2+ और क्वेश्चन नंबर
कहाँ गया क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 Cu2 प्लस और Ti2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है। तो आप कोशिश करिए पहले प्योर कापर का बनाइए। तो कापर का कितना होता है 29, कापर का कितना होता है 29, पहले इसका बनाइए। तो क्या होगा बताइए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और उसके बाद जो है 3d कितना आएगा 10 आएगा। 3d कितना आएगा, तो 3d को आगे ले आइए। तो 3d कितना हो जाएगा ये आपका, सॉरी ये देखिए 3d और ये 4s2 यहाँ रख दिया, तो ये आपका 20 हो गया, तो ये 9 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है। तो इसका एक्चुअल में क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और आपका 3d 10 और 4s1 ये होता है। ये करेक्ट माना जाता है, क्योंकि स्टेबिलिटी की वजह से ये क्या होता है फेल हो जाता है, ये वाला करेक्ट होता है। अब हम इस पे चर्चा करेंगे। हमें क्या निकालना है, Cu2 प्लस निकालना है। हमको 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, हमको 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे, बाहरी कक्षक से निकलेंगे। बाहरी कक्षक कौन है, पहले ये वाला, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो क्या बचेगा यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो 1s2 2s2 2p6 उसके बाद 3s2 क्या है ये 3s2 उसके बाद 3p6 उसके बाद 3d 9 और ये 4s0। तो ये हो जाएगा कापर Cu2 प्लस का, Cu2 प्लस का ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आगे है Ti2 प्लस, तो Ti का होता है 21 शायद, 21 नहीं दिया है ना, एक मिनट, 21 होता है इलेक्ट्रॉनिक नंबर। देखिए थोड़ा देखेंगे आप कितना होता है, Ti का 22 होता है। Ti का कितना होता है 22 होता है, 21 नहीं होता। अगला क्वेश्चन है 2 ग्राम 1 ग्राम अगला क्वेश्चन है 2 ग्राम हाइड्रोजन में परमाणुओं की संख्या। 7वां क्वेश्चन है आपका, 7वां नहीं 6ठा क्वेश्चन है। 6ठा क्वेश्चन है 1 मोल में 1 मोल CO2 में कितना आयतन होता है, कितना आयतन होता है। बहुत सिंपल है, पूछ रहा है NTP पे पूछ रहा है, NTP में नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर पूछ रहा है क्या होता है। तो 1 मोल CO2 का जो आयतन होता है वो 22.4 लीटर होता है, 22.4 लीटर होता है। इस पे होता है NTP पे, नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर पे होता है, ये होता है। 7वां क्वेश्चन आपका है 2 ग्राम हाइड्रोजन में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। ये बढ़िया क्वेश्चन है, 2 ग्राम हाइड्रोजन में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। तो 7वां क्वेश्चन है 2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में, सॉरी 2 ग्राम क्या लिखा है, 2 ग्राम हाइड्रोजन में परमाणुओं की संख्या, 2 ग्राम हाइड्रोजन में H परमाणुओं की संख्या, H परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या क्या होगी। ये क्वेश्चन, तो
ऐसे हम मोल निकालेंगे। मोल निकालने के बाद उसके बाद जो है हम क्या निकालेंगे, संख्या निकालेंगे कितना होता है। देखिए ऐसे, क्योंकि मोल बराबर होता है द्रव्यमान बटे क्या होता है, भार। द्रव्यमान बटे क्या होता है, भार। ये होता है। द्रव्यमान किसका निकाल रहे हैं, हाइड्रोजन। कितना दिया है द्रव्यमान, ये 2 ग्राम दिया हुआ है, तो 2 ग्राम हो गया। कौन किसका है, हाइड्रोजन का है। कितना भार होता है, 1 होता है। 1 ग्राम प्रति मोल होता है। 1 ग्राम कट जाएगा, मोल कहाँ जाएगा, ऊपर तो कितना आएगा, 2 मोल आएगा। 2 मोल कितने में आएंगे, 2 ग्राम हाइड्रोजन में कितने मिलेंगे, मोल आएंगे, 2 मोल आएंगे आपके। आपको पता है 1 मोल में कितना आइटम होता है, चूँकि 1 मोल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 6.023 10 टू द पावर कितना 23 परमाणु होते हैं। यहाँ कितने मोल आ गए, 2 मोल आ गए। 2 मोल में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12.046 इंटू 10 टू द पावर 23 परमाणु हो गया। ये आपका आंसर होगा। 2 ग्राम हाइड्रोजन में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, 12.046 इंटू 10 टू द पावर 23 परमाणु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 ग्राम मेथिल अल्कोहल और 36 ग्राम जल के विलियम एथिल अल्कोहल तथा जल के मोल का प्रभावी गणना की, मोल फ्रैक्शन की गणना करना है, क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर है 8वां। छियालीस ग्राम है C2H5 एथिल अल्कोहल 46 ग्राम और दिया है आपका 36 ग्राम जल। 36 ग्राम क्या है, जल है। 2 हैं आपके, तो 36 ग्राम जल है तो इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है। इसका आपको क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन क्या होगा। दोनों को मिलाते हैं तो इसका एक विलेन बनाते हैं, उसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा। देखिए तो 46 ग्राम में पहले मोल निकाल लें, इसके मोल निकाल लें, इसके मोल निकाल लें, अलग अलग दोनों को मिक्सचर कर देंगे। सपोज कीजिए दोनों को मिलाया गया है, दोनों को मिला देते, ये आपका एथिल अल्कोहल, ये आपका जल मिलाया, तो इसका मोल सपोज कर लीजिए N1 है। किसका, इसका कितना है, N2 है। दोनों को मिल गया, टोटल मोल कितने हो गए, N1 प्लस N2 होगा, N1 प्लस N2 होगा। अब मोल फ्रैक्शन निकालना है इसका, तो क्या हो जाएगा फार्मूला, C2H5OH का मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाजन बोलते हैं, कितना हो जाएगा, N1/N1 प्लस N2, ये हो जाएगा। और जल का निकालना हो तो H2O का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, मोल प्रभाजन क्या होगा, कितना होगा, N2/N1 प्लस N2, ये हो जाएगा। तो पहले कोशिश करेंगे N1 N2 का मान निकालें, इन दोनों का मोल निकालें। कहने बोला हमारा 46 ग्राम में कितना मोल है, किसका, C2H5OH का। 36 ग्राम में कितना आपका H2O के मोल है, ये निकालेंगे। तो C2H5 को पहले क्या निकालें हम, परमाणु भार निकाल लेंगे कितना होता है, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 12, और H5 है तो 5 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन है तो 6 इंटू 1 प्लस 1 हो जाएगा, ये 24 और ये 5 और ये कितना 16 प्लस 1 भी है, तो ये आपको कितना हो जाएगा, तो 22 हो जाएगा। 22 और 24 कितना हो जाएगा आपका, 46 हो जाएगा, ये 46 हो जाएगा। 46 ग्राम प्रति मोल हो जाएगा, किसका, C2 लिखो, यहाँ लिखा जाएगा C2H5OH का परमाणु भार, यहाँ अणु भार लिखा जाएगा, अणु भार कितना होगा, इतना होगा, इसको 1 मान लें। तो अब मोल कितने होंगे, इसलिए
46 ग्राम में C2H5OH के मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका भार कितना दिया है 46 दिया है 46 ग्राम, और इसमें कितना भार है 46 द्रव्यमान बटे क्या होगा आपका अणुभार, यहाँ क्या होगा अणुभार किसका C2H5OH का। तो इसको हमने क्या माना है, मोल संख्या को N1 माना है। तो N1 बराबर क्या हो जाएगा, कितना द्रव्यमान दिया है 46 ग्राम दिया है 46 ग्राम, अणुभार कितना दिया है, कितना निकाले हम 46 ग्राम बाई मोल हो जाएगा, ये ग्राम से ग्राम कट गया, 46 से 46 कट गया, कितना आ जाएगा आपके पास 1 मोल आ जाएगा। तो N1 का मान कितना आ गया 1 मोल आ गया। और ऐसे निकालने के इसका N2 का मान इसके लिए तो 36 ग्राम जल में मोलों की संख्या N2 बराबर द्रव्यमान कितना है 36, और इसमें H2O का भार कितना होता है निकाल लीजिए। यहाँ पे H2O का भार कितना होता है, H का 1 है 2 H के हैं तो कितना हो जाएगा 2 और 2 का 16 होता है 18, कितना हो जाएगा 18, इसीलिए हो जाएगा 18 ये हो जाएगा ग्राम बाई मोल, ये ग्राम में दिया, ग्राम से ग्राम कट गया, ये 36 2 मोल आ जाएगा। तो 36 ग्राम H2O में आपके 2 मोल हैं, और आपके 46 ग्राम C2H5 के कितने मोल हैं 1 मोल है। N1 का मान 1 आ गया, N2 का मान कितना आ गया यहाँ पे 2 है, ये मान वहाँ भरिए, यहाँ भरिए तो क्या आएगा C2H5OH का मोल प्रभाजन क्या होगा, मोल फ्रैक्शन बोलते हैं, प्रभाजन आपका क्या हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा 1 + 2 3 1/3 हो जाएगा, ये 0.33 हो जाएगा 0.33 हो जाएगा। ऐसे ही आप H2O का निकालेंगे, H2O का मोल प्रभाजन कितना आ जाएगा, N2 आपका कितना है N2, तो N2 आपका आया है 2/3 कितना हो जाएगा 0.66 हो जाएगा। तो ये आपका मोल फ्रैक्शन हो गया। बढ़िया क्वेश्चन है, ये पेपर में आ सकता है, पेपर में आ सकता है। तो मेन इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि पॉइंट ये है कि आप मोल निकाल लीजिए, पहले आप मोल निकाल लीजिए, मोल निकालने के बाद आप मोल फ्रैक्शन का फार्मूला रख दीजिए, ये मोल फ्रैक्शन का फार्मूला है, इसका फ्रैक्शन निकालना है तो इसको ऊपर रखेंगे और बाई टोटल करेंगे, इसका निकालना है तो इसको ऊपर रखेंगे और बाई टोटल करेंगे और फाइंड करेंगे। और आप देख भी सकते हैं दोनों को ऐड करेंगे एक आएगा, दोनों को ऐड करेंगे एक आएगा। एक मोल फ्रैक्शन का फार्मूला भी होता है कि N1 और N1 + N2 और N2 N1 + N2 बराबर 1 होता है, उसको सॉल्व करेंगे 1 ही आएगा। तो अगर दो चीज़ों से कुछ बना है उसका अलग अलग फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, दोनों फ्रैक्शनों को आप जोड़ेंगे तो उसका मान कितना आएगा 1 आएगा, कितना आएगा 1 आएगा। तो आपका क्वेश्चन बढ़िया था, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बाईस ग्राम CO2 में अणुओं की न्यूनतम संख्या क्या होगी। यहाँ अणुओं की न्यूनतम संख्या पूछा है, 22 ग्राम CO2 में अणुओं की न्यूनतम संख्या। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 ग्राम CO2 में अणुओं की न्यूनतम संख्या क्या होगी। क्वेश्चन नंबर ये है आपका 22 ग्राम CO2 में अणुओं की संख्या क्या होगी। देखिए 22 ग्राम दिया है, इतना CO2 गुणों से पूछा है, तो पहले आप मोल निकालेंगे, कितने मोल है, पहले इसका भार निकालते हैं। तो CO2 का भार, CO2 का अणुभार
क्या होगा 2 इंटू एच का भार टी इंटू सी का भार प्लस 1 इंटू सी का भार 1 इंटू सी का भार 2 इंटू ओ का भार तो इसका कितना होता है 12, इसका कितना होता है ओ का आपका 16 होता है 2 इंटू 16 तो ये हो जाएगा 54, क्या हो जाएगा 44 क्या हो जाएगा ग्राम प्रति मोल होगा, ग्राम प्रति मोल होगा। अब यहाँ 22 ग्राम में पूछा है कितने अणु हो जाएंगे आपके, 22 ग्राम में आपके कितने अणु हो जाएंगे देखिए। इसलिए 22 ग्राम में CO2 के मोलों की संख्या क्या हो जाएगा 22 ग्राम बाई कितना 44 ग्राम प्रति मोल, ग्राम से ग्राम कट गया 22 ग्राम 44 हो जाएगा तो 1/, ये मोल आएगा यानी हाफ मोल होगा, क्या होगा हाफ मोल होगा। इसलिए हाफ मोल में CO2 के अणुओं की संख्या ये हाफ मोल होगा, यही चीज़ का उत्तर निकाल सकते हैं। हाफ मोल होगा तो चूँकि देखिए 1 मोल 1 अणु बनाने में आपका कितना लग रहा है 22 लग रहा है, तो इसमें अणु की संख्या कितना हो जाएगा हाफ मोल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है 560 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या क्या होगी। 560 ग्राम में उपस्थित आयरन परमाणु की संख्या क्या होगी, ये क्वेश्चन है। जो कि हमको आयरन का पता है, लोहे का परमाणु भार कितना होता है 56 ग्राम बाई मोल होता है, 56 ग्राम बाई मोल होता है। दिया कितना है तो इसलिए मोलों की संख्या किसमें निकालेंगे, इसमें निकालेंगे मोलों की संख्या। तो द्रव्यमान बटा क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बटा क्या, इसका भार हो जाएगा Fe का परमाणु भार, द्रव्यमान कितना दिया है 560 दिया है, 560 और इसका है 56 काट देंगे तो 10 मोल आएगा। कितना मोल आएगा 10 मोल आएगा। आपको पता है 1 मोल में परमाणु की संख्या कितनी होगी 6.023 × 10⁻23 होगी। तो 10 मोल में कितना हो जाएगा, 10 मोल में Fe के परमाणुओं की संख्या 6.023 × 10 कितना होगा 24 क्या होगा परमाणु हो जाएगा। ये आपका उत्तर आएगा, ये आपका उत्तर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका L बराबर 3 हो तो यह किस कोष को प्रदर्शित करेगा। पहला क्वेश्चन है L बराबर 3 हो, क्वेश्चन नंबर 11 L बराबर 3 हो तो यह किस कोष को प्रदर्शित करेगा। देखिए L बराबर 0, L बराबर 1, L बराबर 2, L बराबर 3,
लिखना है आपको L बराबर 1, L बराबर 0, L बराबर 1, L बराबर 2, L बराबर 3। तो ये आपका जो है ये आपका S उपकोष को दर्शाता है, S उपकोष को। ये आपको P उपकोष को दर्शाता है। ये आपको जो है ये आपका जो है SPD D उपकोष को दर्शाता है। ये आपका F उपकोष को दर्शाता है। ये आपका उपकोष को दर्शाता है। समझ गए होंगे। ये S को दर्शाता है, ये P को, ये D को, ये F को। तो ये किसको दर्शाएगा? L बराबर 3 F को दर्शाएगा। आपसे पूछ सकता है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। S उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 2। इसमें कितनी होती है? कितनी होती है? 6। इसमें कितनी होती है? 10। इसमें कितनी होती है? 14। कक्षक पूछेगा तो क्या बताएंगे? इसमें कक्षकों की संख्या 1 होती है, इसमें कक्षकों की संख्या 3 होती है, इसमें कक्षकों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। 1 2 3 4 5 होती है। इसमें कितनी होती है? 7 होती है। आपको पता होगा एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो कितने रह सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कितने? 2। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। 10 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ज़्यादा होंगे क्या?